डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये हमारे पास पिन सपोर्ट है और ये हमारे पास रोलर सपोर्ट है। इस बीम में हमारे पास 5 किप का लोड सेंटर के ऊपर लग रहा है। तो अगर ये सेंटर के ऊपर लग रहा है और डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स जो है वो हमारे पास 12 फीट है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाला डिस्टेंस 6 फीट हो जाएगा और उसके साथ ये बकाया डिस्टेंस भी 6 फीट हो जाएगा। इस बीम का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास 5 किप का पॉइंट लोड लग रहा है, तो पहले पॉइंट लोड को थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ह्यूमन बीइंग है जिसका मास जो है वो हमारे पास 80 केजी है और हमें पता है जो वेट होता है वो W=mg के बराबर होता है। तो मास हमारे पास 80 केजी गिवन है और जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो वेट हमारे पास आ जाएगा 784 न्यूटन। अब ये जो वेट है जो हमारे पास 784 न्यूटन आया है, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा और डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर ये पॉइंट लोड अगर ये लोड जो 784 न्यूटन है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये एक स्मॉल एरिया के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो इसको हम पॉइंट लोड कंसिडर करेंगे। द रीज़न इज़ कि ये जो एरिया है ये बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द बीम। जो हमारे पास लेंथ ऑफ द बीम है वो बहुत ज़्यादा है और एरिया जो है जिस एरिया के ऊपर ये लोड एक्ट कर रहा है वो बहुत स्मॉल है। तो हम इस लोड को जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसको हम पॉइंट लोड कंसिडर करेंगे। अब जब ये पॉइंट लोड इधर लग रहा है तो ये बीम इस लोड को रेजिस्ट करेगी और जब ये बीम इसको रेजिस्ट करेगी तो ये पॉइंट लोड को शिफ्ट करेगी सपोर्ट्स की तरफ और सपोर्ट्स इन रिएक्शन अपोजिट टू दिस वेट एक रिएक्शन लगाएंगे ताकि इस लोड को सपोर्ट कर सकें। तो पॉइंट लोड का कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कॉलम है और कॉलम का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 1000 न्यूटन ले लें 1000 पाउंड ले लें तो ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब ये जो लोड है ये ट्रांसफ़र होगा इस बीम के ऊपर और ये बीम जो है इसको ट्रांसफ़र करेगी इन सपोर्ट्स के ऊपर। तो जब ये सपोर्ट्स पे ट्रांसफ़र होगा तो सपोर्ट्स इन रिएक्शन आपको एक दो रिएक्शंस देंगे ताकि इस लोड को सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर भी ये जो लोड एक्ट कर रहा है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और यहाँ पर जो एरिया है ये बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द बीम। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पॉइंट लोड, इस कॉलम का जो लोड है वो हम पॉइंट लोड कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट लोड के बाद एक और कॉन्सेप्ट है मूवमेंट का। तो मूवमेंट क्या चीज़ है? एक्चुअली जो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक नट है, इस नट के लिए एक ये रेंच है हमारे पास। इस रेंच के ऊपर यहाँ पर एक फोर्स F डाउनवर्ड लग रहा है एट अ डिस्टेंस D। ये जो फोर्स है अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ D से तो ये मूवमेंट काज करेगा, यहाँ पर इस नट को घुमाएगा, इस नट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये जो फोर्स इनटू डिस्टेंस है ये हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है मूवमेंट। व्हाट इज़ मूवमेंट? मूवमेंट इज़ एक्चुअली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। किसी भी एक्सिस और पॉइंट, ये अगर इस पॉइंट को मैं ले लूँ, किसी भी पॉइंट और एक्सिस या यहाँ पर मैं कोई एक्सिस ले लूँ, उस पर जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इस फोर्स की वजह से ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे? मूवमेंट कहेंगे। अब मूवमेंट की दो डायरेक्शंस होंगी, या तो ये क्लॉकवाइज होगा और या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी होगी और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी होगी? उसके लिए आप अपनी इस घड़ी को देखें। इस घड़ी में जो सुई की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में सुई चलती है, इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं और इसके अगेंस्ट हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट।
तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का भी आपको पता लग गया। इसके बाद एक कंडीशन है, इस बीम के रिएक्शंस को फाइंड करने के लिए हमें एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, वो कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट है और या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है। तो कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी तो उसमें जितनी भी फोर्सेस उनका जो सम होगा वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये टेबल के ऊपर पड़ा है। अब इस ब्लॉक का जो वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये इसका वेट है। और ये जो टेबल है ये इन रिएक्शन एक फोर्स लगाएगा अपोजिट टू दिस वेट। तो इस जो अपोजिट है इसको मैं रिएक्शन फोर्स का नाम दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर। तो अब ये बॉडी रेस्ट में तब ही होगी जब आर बराबर होगा डब्ल्यू के। और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ फर्दर कि आपके पास आर माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का सम किस चीज़ के बराबर आ जाए, ज़ीरो। तो इट मीन्स दैट कि आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह दूसरी एक कंडीशन है, वो है समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स एट अ पॉइंट इन अ बीम और इन एनीथिंग इज शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, कि जितनी भी मूवमेंट्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सीसा की एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है और यहाँ पर भी एक इंसान बैठा हुआ है। अगर ये डिस्टेंस बराबर है, ये वाला डिस्टेंस भी बराबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये D1 है और ये D2 है, और यहाँ पर जो इसका वेट है W1 है और यहाँ पर जो वेट है वो भी W2 है। तो अब अगर हमारे पास ये वाली इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, मतलब ये बैलेंस तब होगा अगर W1 मल्टीप्लाई बाय D1 और इज़ इक्वल टू W2 इंटू D2, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फोर्स इंटू डिस्टेंस से मूवमेंट आता है। तो ये M1 मूवमेंट आ जाएगी, ये M2 मूवमेंट आ जाएगी, इज़ इक्वल टू, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं तो M1 माइनस M2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये इन सब मोमेंट्स का जो सम है वो ज़ीरो आ गया तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो सीसा है ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी एट अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो एंड समीशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स एट अ पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर मैंने मूवमेंट्स को फाइंड किया है तो उनका सम जो है अगर ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है। तो कोई भी बीम जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम रिएक्शंस को फाइंड करेंगे और रिएक्शन को फाइंड करने के लिए हमें इन दो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, तभी हमारे पास रिएक्शंस आएंगे और फिर हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर सकेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसका रिएक्शंस फाइंड करते हैं। ये हमारे पास 5 किप का लोड लग रहा है और जो डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स है वो 12 फीट है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस 6 फीट हो जाएगा। अगर ये 5 किप का लोड सेंटर पे लग रहा है तो ये 6 फीट हो जाएगा और रोलर सपोर्ट से यहाँ तक का जो फासला है वो भी हमारे पास 6 फीट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपने याद रखनी है। अगर हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस हैं तो हमारे पास जो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो एट एनी पॉइंट, तो उसके लिए हमारे पास समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज शुड बी इक्वल टू ज़ीरो और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ये जो कंडीशन है ये एक्स वाई एक्सिस में ये कंडीशन हम लगाएंगे। और अगर हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं, तो हम समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू ज़ीरो और समीशन ऑफ एफ ऑफ जेड शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हम फिर जो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जो इक्विलिब्रियम की मेन कंडीशन है ये वाली, इस मेन कंडीशन में अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये सारे इक्वेशंस लगेंगे, और अगर आपके पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक्स और वाई है तो फिर हम ये दो इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। अब बीम के केस में आपने एक चीज़ को नोट रखना है कि बीम जो है वो हॉरिजेंटल लोड नहीं लेता।
बीम हमेशा वर्टिकल लोड लगता है। ये आपके पास जो 5 किप का लोड लग रहा है ये डाउनवर्ड लग रहा है, और इस डाउनवर्ड लोड को बीम रेजिस्ट कर रहा है इन सपोर्ट्स के ज़रिए। और ये जो सपोर्ट्स हैं ये इन रिएक्शन आपको ये जो सपोर्ट्स हैं ये रिएक्शन देंगे अगेंस्ट दिस लोड। तो इसीलिए जो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे वो समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली कंडीशन हम लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंडीशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि बीम हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लेता जब आप सिंपल बीम को एनालाइज कर रहे हो, एनालिसिस उसका कर रहे हो। अगर ये फ्रेम स्ट्रक्चर होगा तो उसमें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर होगा उसमें हम हॉरिजॉन्टल लोड लेंगे, क्योंकि उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, वो दोनों लेता है। लेकिन अगर आप सिंपली एक ही बीम का एनालिसिस अकेले में कर रहे हैं तो फिर आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को नहीं लेंगे, आप सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को लेंगे। तो अभी हम इसके जो रिएक्शंस हैं इनको फाइंड करते हैं। ये इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट का नाम दे देता हूँ और इसको मैं बी पॉइंट का नाम दे देता हूँ। अब ये जो 5 किप का लोड है ये डाउनवर्ड लग रहा है, ये 5 किप का लोड जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। तो इसकी वजह से इस लोड को रेजिस्ट करने के लिए सपोर्ट्स अपवर्ड एक रिएक्शंस लगाएंगे, जिसे मैं आर ए का नाम दे देता हूँ और आर बी का नाम दे देता हूँ। अब ये आर ए और आर बी की वैल्यू कितनी होगी इसको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन थी वो ये थी कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। जितनी भी अपवर्ड फोर्सेस होंगी उनको मैं पॉजिटिव लूँगा और जितनी भी डाउनवर्ड फोर्सेस होंगी उनको मैं नेगेटिव लूँगा। तो हमारे पास आर ए चूँकि अपवर्ड डायरेक्शन में है आर ए, तो इसके लिए मैंने कंडीशन ये लगाई है कि अपवर्ड फोर्सेस को मैं पॉजिटिव लूँगा। तो आर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको भी मैं पॉजिटिव लूँगा, और माइनस क्योंकि 5 किप डाउनवर्ड लग रहा है और डाउनवर्ड जितनी भी फोर्सेस होंगी उनको मैं नेगेटिव लूँगा, तो ये 5 किप हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आर ए प्लस आर बी इज़ इक्वल टू 5 किप। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ताकि हम आर ए और आर बी की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, आर ए और आर बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम की जो सेकंड कंडीशन है, समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं पॉजिटिव लूँगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को मैं नेगेटिव लूँगा। अब यहाँ पर आपको ये बात समझना है कि जिस पॉइंट पर आप मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ए पॉइंट पर मूवमेंट को फाइंड कर रहा हूँ, तो जब मैं ए पॉइंट पर मूवमेंट को फाइंड करूँगा तो ए को मैं फिक्स कर दूँगा। ये वो टर्निंग पॉइंट होगा जो मैंने आपको पिछली डेफिनेशन में यहाँ पर बताया था कि ये जो पॉइंट है आपका फिक्स पॉइंट होगा या रेफरेंस पॉइंट या एक्सिस जिसके अगेंस्ट आप मूवमेंट को फाइंड करेंगे तो ये आपका फिक्स पॉइंट होगा। इसी तरह जिस पॉइंट के अगेंस्ट मैं मूवमेंट फाइंड करूँगा उसको मैं फिक्स करूँगा। तो ए पॉइंट को अगर मैं फिक्स करता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाय ये 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है तो ये प्लस में होगा। इसी तरह ये आर बी, ये एंटी क्लॉकवाइज आर बी मल्टीप्लाई बाय 6 सॉरी आर बी मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमारे पास जो ये एंटी क्लॉकवाइज ये नेगेटिव होगा। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। तो मैं ए पॉइंट पर जब मूवमेंट को ए पॉइंट को मैं फिक्स करूँगा तो मेरे पास आर बी की वैल्यू आएगी। इसी तरह जब मैं आर बी को फिक्स करूँगा तो मेरे पास आर ए की वैल्यू आएगी। मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट ए को मैंने लिया है तो हमारे पास ये जो 5 किप मल्टीप्लाई बाय 6 क्लॉकवाइज, ये एक मूवमेंट आ गई। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस इस वजह से क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, माइनस माइनस इस वजह से क्योंकि आर बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, और मल्टीप्लाई बाय आर बी मल्टीप्लाई बाय 12 क्योंकि यहाँ से फासला जो है वो 12 फीट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आर बी इंटू 12। और तो कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है तो हम इज इक्वल टू ज़ीरो लिख लेते हैं। 5 6 30 माइनस 12 आर बी इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो जो ये माइनस है ये इक्वेशन के उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। और जो आर बी की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 30 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2.5 के पास जाएगा। अब आप आर ए को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन में आर बी की वैल्यू को पुट कर दें 2.5 और 5 के यहाँ पर है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2.5 आपके पास आर ए की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास आर ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 2.5 के पास आ जाएगी। लेकिन आपने इसको सॉल्व इस तरह नहीं करना। द रीज़न इज़ कि जब आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो मे बी अगर इस कैलकुलेशन में आपसे कहीं गलती हुई हो तो आर बी की वैल्यू अगर आपके पास गलत आ जाए तो आपके पास आर ए की वैल्यू भी गलत आएगी। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जिस तरह आपने समेशन एट पॉइंट ए पर मूवमेंट को फाइंड किया था, अब आप आर बी पे मूवमेंट को फाइंड करें। तो आर बी पे जब मैं मूवमेंट को फाइंड करूंगा तो ये पॉइंट मेरा फिक्स हो जाएगा। जब ये पॉइंट मेरा फिक्स होगा तो हमारे पास 5 के मल्टीप्लाई बाय 12 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा और आर ए मल्टीप्लाई बाय 12 जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव। तो अब हमारे पास जो आर ए है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है। आर ए मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस क्योंकि क्लॉकवाइज है, और जो हमारे पास 5 के मल्टीप्लाई बाय 6 ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि हमारे पास बी पॉइंट पर हमने मूवमेंट फाइंड किया है। तो ये 12 आर ए हो गया, ये माइनस 30 हो जाएगा, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ तो आर ए की जो वैल्यू है वो 30 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2.5 के। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, रिएक्शंस को फाइंड करना है। तो आर ए की वैल्यू 2.5 के पा गई हमारे पास और आर बी की वैल्यू भी 2.5 के पा गई। आपने रिएक्शंस फाइंड कर लिए हैं। तो जब आप रिएक्शंस फाइंड कर लें उसके बाद आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम आपने रिएक्शंस को फाइंड करने हैं। तो हमारे पास जो आर ए की वैल्यू है वो हमारे पास 2.5 के पे है और आर बी की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो हमारे पास 2.5 के पाया है। तो जब आप रिएक्शंस को फाइंड कर लें उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जहाँ पर आपके रिएक्शंस हैं वहाँ आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, जहाँ आपके पास पॉइंट लोड है वहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, और जहाँ पर अगेन आपके पास रिएक्शन है वहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है। फिर आपने बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है और एक और लाइन लगानी है। ये लाइंस हमने क्यों लगाई हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जो लाइन है हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम के लिए होगी और ये जो हमारे पास होगी वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए होगी। इस लाइन को भी मैं 0 0 का नाम दे देता हूँ, इस लाइन को भी 0 0 का नाम दे देता हूँ। 0 0 क्यों, क्योंकि जब शेयर फोर्स हमारे इस लाइन के ऊपर आएगी इट मीन शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी, और इसी तरह जब बेंडिंग मोमेंट हमारी इस लाइन के ऊपर आएगी तो इट मीन्स हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट होगी वो भी हमारे पास 0 होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन रिएक्शंस को देखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर ए है, तो आर ए चूँकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, 5 के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसी तरह आर बी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो शेयर फोर्स की जो वैल्यू होगी अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है 2.5, आर ए की वैल्यू 2.5 है, तो आपने 0 से एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर जिसको आपने 2.5 किप का नाम देना है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है
ये हमारे पास 2.5 किप आपने लिख देना है, इस 0 पॉइंट से स्टार्ट लेना है क्योंकि शेयर यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा और चूंकि आपका रिएक्शन RA 2.5 किप है तो यहाँ पर आपने एक 2.5 का निशान लगा देना है। इसके बाद आपने अगेन जो आपके पास यहाँ पर 2.5 किप है और यहाँ पर आपके पास 5 किप है, तो इन दो रिएक्शन और पॉइंट लोड के बीच में आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये जो शेयर फोर्स होगी ये आपके पास स्ट्रेट लाइन चलेगी, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन चलेगी। इसकी रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 5 किप का लोड 5 किप का लोड लग रहा है और यहाँ पर हमारे पास 2.5 किप है, तो शेयर जो है वो हमारे पास आपने याद रखना है, शेयर फोर्स जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल फोर्स है जो ट्राई करती है दैट ट्राइज टू स्लाइड वन पार्ट ऑफ बीम रिलेटिव टू अदर एट एनी सेक्शन। अभी अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन ले लेता हूँ तो जब यहाँ पर लूँगा तो इस रिएक्शन से लेके इस सेक्शन तक यहाँ पर शेयर हमारे पास डाउनवर्ड रहेगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर सेक्शन ले लेता हूँ तो ये 2.5 है, यहाँ तक इस सेक्शन तक भी हमारे पास डाउनवर्ड 2.5 ही रहेगी, यहाँ पर भी 2.5, यहाँ पर भी 2.5। ये हमारे पास शेयर फोर्स है जो इंटरनल फोर्स है, ये भी इंटरनल फोर्स है। अगर मैं यहाँ पर सेक्शन ले लेता हूँ तो स्टिल यहाँ तक भी हमारे पास जो शेयर होगा वो 2.5 होगा क्योंकि यहाँ पर 2.5 है और बैलेंस इक्विलिब्रियम तभी होगा जब आपके पास ये एक्सटर्नल शेयर इंटरनल शेयर के बराबर होगा। तो 5 किप तक आपके पास शेयर कांस्टेंट ही है क्योंकि इस रिएक्शन की वजह से जो इंटरनल फोर्स है वो भी आपके पास 2.5 है, तो शेयर आपका इस 5 किप तक कांस्टेंट रहेगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये 2.5 ही चलेगा। अब यहाँ पर आपके पास 5 किप का लोड डाउनवर्ड लग रहा है, तो जब आपके पास 5 किप का लोड डाउनवर्ड लग रहा है ये माइनस हो जाएगा और जो इस रिएक्शन की वजह से जो शेयर आ रहा था वो आपके पास प्लस 2.5 पे था, तो आपके पास ये माइनस 2.5 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स के पॉइंट लोड पर ये 2.5 से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक आर्बिट्ररी मैं पॉइंट लगा लेता हूँ, ये डाउनवर्ड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा डाउनवर्ड? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर 2.5 के पॉजिटिव इस रिएक्शन की वजह से चल के आ रहा था, अब जब यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर 5 के नीचे लग रहा था, तो शेयर अब नीचे -2.5 की तरफ आ गया है। तो इस पॉइंट लोड की वजह से शेयर चेंज हुआ है। अगेन इस 5 किप से लेकर इस रिएक्शन तक आपके पास कोई भी पॉइंट लोड नहीं है, तो ये शेयर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। अगेन यहाँ पर आपके पास -2.5 है, बिकॉज ऑफ दिस 5 किप आपके पास -2.5 है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास प्लस RB है, तो ये -2.5 प्लस 2.5 आपके पास आंसर 0 हो जाएगा, तो आपने ये स्ट्रेट 0 तक यहाँ तक ले जानी है। तो अब ये आपके पास जो डायग्राम आई है इसको हम शेयर फोर्स डायग्राम कहते हैं। अब इसके बाद जो है हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले आपको इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। जो एरिया होगा वो हमारा हम कैसे फाइंड करेंगे? ये दोनों रेक्टेंगल हैं, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। यहाँ पर हमारे पास 2.5 की ये इसकी विड्थ है और जो लेंथ है वो हमें पता है पॉइंट लोड तक जो फासला है वो 6 फीट है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 फीट, तो ये हमारे पास जो एरिया आएगा हमारे पास 15 किप फीट आएगा। इसी तरह ये पॉजिटिव साइड में है तो ये +15 किप फीट आएगा। इसी तरह हमारे पास ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शेयर फोर्स है इसका एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो ये -2.5 मल्टीप्लाई बाय ये भी 6 फीट है और ये भी 6 फीट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15 किप फीट। बट दिस एरिया इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन क्योंकि ये नेगेटिव साइड है, 0 से अबव जो है वो पॉजिटिव है और 0 से डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव है, ये आपने याद रखना है। तो अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो पहली सपोर्ट है पिन सपोर्ट है। आपने ये बात याद रखनी है कि पिन सपोर्ट
वर्टिकल रिएक्शन रेजिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्ट करता है और मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं करता, मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं करता। तो पिन सपोर्ट हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्ट करेगा लेकिन मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह हमारे पास रोलर सपोर्ट है, रोलर भी जो है हमारे पास सिर्फ वर्टिकल को रेजिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल को रेजिस्ट नहीं कर सकता और ये मूवमेंट को भी रेजिस्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं करता? इट मीन्स कि मूवमेंट की वैल्यू भी ज़ीरो आप लेंगे और हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू होगी वो भी आप ज़ीरो लेंगे। इस केस में पिन सपोर्ट के केस में आप सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की वैल्यू लेंगे लेकिन मूवमेंट को आप ज़ीरो लेंगे। इसी तरह जो आपके पास फिक्स सपोर्ट होता है, फिक्स सपोर्ट में आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट तीनों को वो रेजिस्ट करता है। इट मीन्स कि इस सपोर्ट पे तीन वैल्यूज़ आएंगी, इस सपोर्ट पे आपके पास सिर्फ वर्टिकल की एक वैल्यू आएगी और इस सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास पिन सपोर्ट है, तो जब हमारे पास ये पिन सपोर्ट है तो यहाँ पर जो मूवमेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी? ज़ीरो होगी। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में आपने एक बात को याद रखना है कि पिन सपोर्ट जब हो वो मूवमेंट नहीं लेती। तो मैं अगर इस पॉइंट को ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ और इसको सी का नाम दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब हमें पता है कि मूवमेंट एट पॉइंट ए ज़ीरो है क्योंकि यहाँ पर कौन सा सपोर्ट है? पिन सपोर्ट है। तो यहाँ पर हम ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने मूवमेंट को ड्रॉ करने के लिए मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एरिया फाइंड किया था यहाँ पर पॉजिटिव पोर्शन का और नेगेटिव पोर्शन का। तो मूवमेंट जो बी पॉइंट पर मूवमेंट होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे? मूवमेंट एट पॉइंट ए प्लस एरिया A1 जो हमने फाइंड किया है, ये हमें क्या देगा? मूवमेंट एट पॉइंट बी देगा। तो मूवमेंट एट पॉइंट ए ज़ीरो है और एरिया जो हमने वहाँ फाइंड किया था वो 15 क्यूब फीट फाइंड किया था, विच इज़ इक्वल टू मूवमेंट एट पॉइंट बी। ये हम यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि एरिया अंडर द शेयर फोर्स डायग्राम, जो शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया होता है, शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया, ये आपको चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स बताता है। ये चेंज इन बेंडिंग मोमेंट एरिया अंडर shear force diagram is equal to change in bending moment between two points। ये आपको बताता है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना चेंज हो रहा है। ये एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम से आपको पता चलेगा। तो आपके पास मोमेंट एट पॉइंट ए जो था वो ज़ीरो इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आपके पास पिन सपोर्ट था। फिर आपके पास जो एरिया था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, इसीलिए मोमेंट एट पॉइंट बी यहाँ पर मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लगा दिया है। तो इसको जब आप ए के साथ मिलाएंगे बिल्कुल ये 1 डिग्री लाइन होगा। इसी तरह अगर आप मोमेंट एट पॉइंट सी पे फाइंड करना चाहें कि बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी, तो मोमेंट एट पॉइंट बी प्लस A2 एरिया A2। तो बी पर जो है आपके पास 15 के फीट था और जो A2 का एरिया ये नेगेटिव साइड में था इसलिए -15 के फीट। तो ये आपके पास प्लस माइनस इससे मोमेंट एट पॉइंट सी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको अगेन आपने क्या करना है, इस बी पॉइंट को आपने सी के साथ मिला लेना है। तो ये जो डायग्राम आपके पास बनी है इस डायग्राम को हम कहते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो हमारे पास आई है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो हमारे पास है 15 के फीट। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करने का फ़ायदा क्या होता है। अभी यहाँ पर ये आपका एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जब शेयर फोर्स तो कांस्टेंट थी, उसकी रीज़न तो मैंने बता दी आपके कि दो पॉइंट लोड के बीच में शेयर फोर्स कांस्टेंट क्यों होती है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका होगा कि जब शेयर फोर्स कांस्टेंट है तो आपके पास ये 1 डिग्री लाइन क्यों होती है, ये 1 डिग्री लाइन हम क्यों लगाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। हम 2 डिग्री या और कोई डिग्री लाइन या 0 डिग्री लाइन क्यों नहीं लगाते, इसको 1 डिग्री लाइन कहा जाता है। ये
उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एरिया शेयर फोर्स डायग्राम का हमने ड्रा किया था जो 15 के फीट तक एरिया था, जिसका ये जो शेयर की वैल्यू थी 2.5 किप थी और जो डिस्टेंस था वो हमारे पास 6 फीट था। तो अगर 6 फीट था, इसको मैं स्मॉल डिस्टेंसेस में तकसीम कर देता हूँ, 1 फीट टू 1 फीट ये भी 1 फीट ये, इन सब को मैंने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 1 फीट पे तकसीम कर दिया मैंने। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेयर फोर्स एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम ये किस चीज़ के बराबर है, ये चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स बताता है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको बताता है। तो अगर मैं इस एक सेक्शन का एरिया देखूं तो ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 2.5 किप फीट आ जाएगा ये एक सेक्शन का। इसी तरह अगले सेक्शन का भी मैं अगर फाइंड करूं तो वो भी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1 2.5 किप फीट। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो से स्टार्ट हो रही थी, ये मोमेंट एट पॉइंट ए हमारे पास ज़ीरो था, इसको बी का नाम दे देता हूँ, सी डी ई एफ और जी। तो बी पर मैं जब मेरे पास बी पर 2.5 था इस बी पॉइंट पर, तो दो पॉइंट के बीच में चेंज इन बेंडिंग मोमेंट आपके पास एम ए ज़ीरो था, एम बी कितना हो जाएगा आपके पास, वो ज़ीरो प्लस एरिया ए वन कितना था 2.5, तो एम बी आपके पास 2.5 आ गया। अगेन जो एम सी आप फाइंड करेंगे तो वो पीछे एम बी प्लस एरिया ए टू, तो आपके पास 2.5 जमा 2.5 जो बी का था, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह जब एम डी को फाइंड करेंगे तो 5 प्लस 2 अगेन 2.5, तो ये 7.5। तो ये आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो इंक्रीज हो रही है, पहले ये 2.5 फिर 5 फिर 7.5, ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है कहाँ तक, 15 के फीट तक। तो इस वजह से आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये 1 डिग्री लाइन होती है अगर आपका शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो कांस्टेंट हो। उम्मीद है आपको रीज़न इसकी समझ आ गई होगी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम 1 डिग्री क्यों लेते हैं और जब पॉइंट लोड हो, और शेयर फोर्स डायग्राम हमारी स्ट्रेट लाइन क्यों, उसकी रीज़न मैं पीछे आपको बता दिया था मैंने। नेक्स्ट जो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम क्यों फाइंड करते हैं। इस डायग्राम में आप देखें तो ये जो स्टिरिप्स हम बीम में हम डालते हैं ये शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए होता है, और ये जो बार हमारे पास जिन्हें हम मेन बार कहते हैं, मेन बार, ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं। तो जो हमारे पास मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू आई थी वो हमारे पास 2.5 किप थी। आप इस डायग्राम में देखें हमारे पास 2.5 है, हर जगह 2.5 है, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू हमारे पास 2.5 है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 15 किप फीट है। तो शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम ये स्टिरिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो जितना आपका शेयर फोर्स ज़्यादा होगा, शेयर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो स्पेसिंग बिटवीन द स्टिरिप्स, जो स्टिरिप्स के बीच में स्पेसिंग है ये हमारे पास कम होगी। जितना हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी स्टिरिप्स की जो स्पेसिंग है वो हमारे पास कम होगी, और जहाँ पर हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू कम होगी वहाँ पर हम स्टिरिप्स की जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सपोर्ट है, ये दूसरी सपोर्ट है, अब यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास स्पेसिंग जो है वो शेयर की वैल्यू क्योंकि कम है तो यहाँ पर हम स्पेसिंग ज़्यादा रखेंगे। जहाँ शेयर फोर्स की वैल्यू कम होगी वहाँ हम स्पेसिंग ज़्यादा रखेंगे, और जहाँ पर मैक्सिमम होगी शेयर फोर्स की वैल्यू वहाँ हम स्पेसिंग को कम रखेंगे।
तो सपोर्ट्स के करीब आपके पास जो होता है मैक्सिमम शेयर फोर्स ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम स्पेसिंग ऑफ द बार हम कम रखते हैं, डिस्टेंस क्लोज होता है। और मिड में हमारे पास बीम में हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू कम होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बीम का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब आप ड्रा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपने एक और बात ये याद रखना है कि मैक्सिमम शेयर फोर्स आल्सो डिसाइड कि नंबर 3 बार आपने यूज़ करना है या नंबर 4 बार आपने यूज़ करना है। इससे जो बड़े नंबर ऑफ़ बार्स हैं उनको आप स्टेयरअप्स में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उनको बेंड करना, जिस तरह ये बेंड हुआ है, ये बेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम मोस्टली जो है नंबर 3 बार और नंबर 4 बार को यूज़ करते हैं मैक्सिमम शेयर फोर्स में को रेजिस्ट करने के लिए। सेकंड, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो आप जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो आपका डिसाइड करता है कि आपके नंबर ऑफ़ बार, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ बार्स जो मेन बार हैं आपके, मेन बार ये आपके कितने होंगे, इनका नंबर क्या होगा, कितने होंगे, और दूसरा इनका साइज़ क्या होगा। आप नंबर 4 बार यूज़ करेंगे, नंबर 5 बार यूज़ करेंगे, नंबर 6 यूज़ करेंगे या नंबर 8 यूज़ करेंगे। तो कौन सा नंबर ऑफ़ बार आप यूज़ करेंगे और कितने होंगे, 2 3 4 5 6 कितने नंबर ऑफ़ बार आप यूज़ करेंगे, ये आपका जब आप मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आपका डिसाइड करता है। एक्चुअली जब आप आरसीसी डिज़ाइन का कोर्स पढ़ेंगे तो उस डिज़ाइन में आप देखेंगे कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो लोडिंग होता है। जब आपकी लोडिंग फाइंड हो जाती है तो उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं। ये जो अभी मैंने बीम का ये सारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को ड्रा किया, ये एनालिसिस पार्ट है। थर्ड पार्ट जो होता है वो डिज़ाइन पार्ट होता है, जिसमें आप जो एनालिसिस में जो आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आया होता है, इसको जो बार्स के ज़रिए आप नॉमिनल मूवमेंट को फाइंड करेंगे, वो डिज़ाइन पोर्शन हो जाएगा। और डिज़ाइन पोर्शन के बाद जो फोर्थ स्टेप होता है वो डिटेलिंग होता है कि आपने कौन सी बार कहाँ यूज़ करनी है और कितने नंबर ऑफ़ बार, ये सब उसकी डायग्रामेटिकली जो आप रिप्रेजेंटेशन करते हो वो डिटेलिंग कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। जो होमवर्क असाइनमेंट है वो एक सिंपल बीम आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पिन सपोर्ट है और ये आपके पास एक रोलर सपोर्ट है। यहाँ पर एक 5 किप का लोड लग रहा है। जो डिस्टेंस है ये 8 फीट है यहाँ पर, और दूसरा डिस्टेंस 4 फीट है। आपने इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। थैंक यू सो मच।